Hello everyone, I'm Irfan Habib, currently a first year MBBS student from AIIMS Bhubaneswar, and my NEET 2022 score are 685 with All India rank 594. Okay, so for this session, I'll be your mentor. Like this session में हम discuss करेंगे that is human reproduction, तो chapter number 2 है ना. आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखा होगा. प्लांट्स में हम सारे प्लांट्स के एक एक बेसिक डिस्कशन आपने प्लांट के में पढ़ा होगा, बट जो एंजियोस्पर्म है उनका डिटेल में डिस्कशन अपने इस वाले चैप्टर में पढ़ा. उसमें आपने देखे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो इन दिस चैप्टर आल्सो in humans also we are discussing about pre-fertilization events. These are all pre-fertilization events and structures, है ना. pre-fertilization events में क्या क्या आएगा? गैमेट का फॉर्मेशन, है ना, गैमेट का फॉर्मेशन, फिर गैमेट का ट्रांसपोर्ट, है ना. तो ये सारी चीजें आ रही इसमें प्री-फर्टिलाइजेशन इससे रिलेटेड जो इसको फैसिलिटेट कर रहा है ना, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डिस्कस ऑल दिस एंड नाउ आवर टॉपिक इज अबाउट फर्टिलाइजेशन कि क्या क्या इवेंट फर्टिलाइजेशन में होता है. एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट कैसे डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, दैट वी विल डिस्कस इन द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलप. जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है वैसे ही इन केस ऑफ ह्यूमन आपने देखा विविपेरा असेंबली में, तो एम्ब्रियो मदर के ओम के अंदर ही, है ना, मदर के ओम के अंदर ही डेवलप होता है. तो उसके लिए मदर के बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, है ना. दैट पीरियड इज कॉल्ड प्रेगनेंसी. वी विल डिस्कस ऑल दिस अबाउट. एंड एट द एंड जब ये एम्ब्रियो फुल्ली मैच्योर हो जाए उसके बाद उसको वो चाइल्ड बर्थ ले रहे हैं, मदर के पार्ट कैनल से उसको कैसे वो डिलीवरी होता है वो मैकेनिज्म हम करेंगे. आफ्टर दैट आफ्टर द बर्थ, है ना, फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको ब्रेस्ट फीडिंग की भी जरूरत है. दैट पीरियड इज कॉल्ड लैक्टेशन. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन एंड फर्टिलाइजेशन along with प्रेगनेंसी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन. तो आपने अभी तक क्या क्या देखा कि मेल गैमेट कैसे ट्रांसफर होके, है ना, मतलब मेल गैमेट फॉर्मेशन हुआ कैसे सेमिनिकल वेसिकल में, कैसे फिर वो एपिडिडाइम में इस वास डिफरेंस के थ्रू पास करके, है ना, सेमिनिकल वेसिकल के साथ टैप ज्वाइन करके एजैकुलेटेड अपना फैमिली के थ्रू वो इंसेमिनेट हुआ, राइट. एंड vaginal के थ्रू जब वो पास कर रहा है फर्टिलिटी, फाइनली इट विल रीच, है ना, तो सेमेन रिलीज हो गया पेनिस के थ्रू into vagina and find इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन. ऑलराइट, एंड इंसेमिनेशन के बाद क्या हुआ, आपने सुना कि स्पर्म के पास ये जो टेल वाला पार्ट है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, राइट. सो ये जो मोटा स्पर्म है ये लोग क्या करेंगे, फिर स्विम करेंगे, राइट. दे विल स्विम थ्रू दिस फ्लैजेला. नाउ व्हाट हैपन, दे विल पास थ्रू दिस. ये देखो ये यूटेरस है, यूटेरस के नीचे वाला पार्ट इज सर्विक्स एंड वजाइना. तो वजाइना के थ्रू ये एंटर किए सर्विक्स के थ्रू, है ना. तो दे विल पास थ्रू सर्विक्स एंड रीच द एम्पुलरी रीजन. और ये क्या है, ओविडक्ट or fallopian tube. Finally, they will pass through system and ultimately reach of this elongated part or dilated part that is called ampulla. तो फाइनली जब ये एम्पुलरी रीजन पे पहुंचे फैलोपियन ट्यूब के, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. दैट इज एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. ओके, यहाँ पर फाइनली क्या होगा, जो ओवम रिलीज हुआ था यूटेरस से, सॉरी ओवरी से, वो रिलीज हुआ, है ना, वो यहाँ पर आया इधर से स्वामी पार्क आया. फाइनली एम्पुलरी रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा. ओके, तो फर्टिलाइजेशन यार ऐसा नहीं है ना कि पहले स्पर्म आएगा फिर ओवम रिलीज होगा, या फिर ओवम रिलीज होगा पहले बैठा है फिर स्पर्म आएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. दोनों साइमल्टेनियसली वहां पर पहुंचते हैं तभी उसमें फर्टिलाइजेशन होता है. इसलिए नॉट एवरी इंटरकोर्स, इसलिए हर एक इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी में देखने को नहीं मिलता, राइट. फर्टिलाइजेशन में प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिलता. क्यों? क्योंकि मे बी ओवम पहले पहुंच जाता है या फिर बाद में पहुंच जाता है. सो अगर दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम है, जब ओवम भी पहुंचे जब स्पर्म भी सेम टाइम में अगर एम्पुल में पहुंचते तभी फर्टिलाइजेशन में चांसेस नहीं रहते हैं. ऐसा नहीं कि उस टाइम में भी होगा. देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग फर्टिलाइजेशन. तो वहां पे मैक्सिमम चांस तभी रहता है जब वो साइमल्टेनियसली पहुंचे. ओके, एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि ओवम और स्पर्म का फ्यूजन, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन. इन दोनों प्रोसेस को हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन, राइट. तो इसमें क्या होगा, स्पर्म जो है ना, आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा, इसमें एक हेड वाला पार्ट होता है, फिर मिडिल वाला पार्ट एंड देन द टेल, राइट. मिडिल वाला पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादातर थे, एंड हेड वाले पार्ट में आपने देखा कि न्यूक्लियस के साथ साथ एक एक्रोसोम वाला भी पार्ट है, राइट. एक्रोसोम व्हाट वाज इट, एक्रोसोम वाज अ गोल्गी बॉडी, मैच्योर्ड गोल्गी, मतलब मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी. इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है. कौन कौन से एंजाइम्स,
जो इस ओवम के जो वॉल्स है, आप देख रहे हो यहाँ पर, इस इन सेल्स को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे लग रहा है ना कि सन से ऐसे ऐसे निकले हुए, सन से जो रेस निकलते हैं उन्हें कोरोना कहते हैं। तो लाइक दैट ओनली, यहाँ पर देखो कोरोना रेडिएटा, ये लाइन कुछ सेल्स, ये सारे सेल्स कोरोना रेडिएटा है। आफ्टर दैट ये वाला लेयर देख रहे हो, ये वाला लेयर से मैं ब्लू से बना, ये वाला लेयर देख रहे हो, दिस लेयर इज ग्रैनुलोसा सेल का लेयर। फिर ये देख रहे हो, दिस वन इज द, ये जो मतलब स्पेस है, स्पेस को बाउंड कौन कर रहा है, तो ये जो लेयर आउटर लेयर है दैट इज जोना पेलिसिटा लेयर। और जोना पेलिसिटा लेयर और ओवम के मेम्ब्रेन के बीच ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, एक पोटेंशियल स्पेस, दैट इज कॉल्ड प्री पेरीविटल स्पेस। ओके, एंड आफ्टर दैट ओवम के मेम्ब्रेन ओवम। सो इस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म को क्या करना पड़ेगा, पहले कॉर्नर एरिया को क्रॉस करना होगा, फिर ग्रैनुलोसा लेयर्स को क्रॉस करने के बाद जोना पेलिसिटा को क्रॉस करके अल्टीमेटली ये ओवम के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, राइट। So what happened is during fertilization, sperm comes in contact with zona pellucida layer. Corona radiata को क्रॉस किए, ग्रैनुलोसा क्रॉस करने के बाद ये अल्टीमेटली जब पहुंचा जोना पेलिसिडा लेयर में, तो क्या होता है कि जोना पेलिसिडा लेयर में इसमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एंड स्पर्म के बाद कुछ ऐसे इसके मेम्ब्रेन में भी कुछ ऐसे एंटीबॉडी प्रोटीन से जो एंटीबॉडी की तरह एक्ट कर रहे हैं। देयर इज अ लाइक एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हमने देखा था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी रिसेप्टर और इसके बाद रिसेप्टर, उन दोनों के बीच में एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि इस जोना पेलिसिडा लेयर में एक रिएक्शन होता है, हम इसे जोना रिएक्शन भी कहते हैं, जोना रिएक्शन। तो इसमें कुछ ऐसा चेंजेस होंगे जिसके वजह से एडिशनल स्पर्म्स इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा। ओके, एडिशनल स्पर्म्स के एंट्री ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके मतलब से क्या हुआ कि एक स्पर्म पहुंच गया, ठीक है, अभी जोना लेयर ने क्या कर दिया और कोई स्पर्म ना आ पाए, पूरा एकदम मेम्ब्रेन का चेंजेस हुआ, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल चेंज हो गए कि मेम्ब्रेन से और कोई स्पर्म नहीं पास करेगा। इससे क्या हो रहा है कि हाँ, इंश्योर, किससे इंश्योर हो रहा है कि हाँ एक स्पर्म ऑलरेडी जा चुका है और कोई स्पर्म नहीं आया, ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो, है ना, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली स्पर्म के पास हैप्लॉइड है एंड ओवम के पास भी हैप्लॉइड है, हमें तो 2n नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा जो मैच्योर्ड जो जाइगोट बनेगा वो 2n ही होना है, डिप्लॉइड। तो अगर और भी ज्यादा स्पर्म्स आ जाएंगे तो इट विल बी लाइक 3n, इट कैन बी 4n, है, हमें ये नहीं चाहिए, वी वांट अ मैच्योर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलीस्पर्मी ना हो, तो टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी देयर इज जोना रिएक्शन। ओके, तो पूछा जाता है कि जोना पेलिसिडा लेयर में क्यों चेंजेस आता है, क्यों आता है एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए, कौन इंड्यूस करता है, स्पर्म, ठीक है, जब स्पर्म जोना पेलिसिडा लेयर के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। एंड द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम, एक्रोसोम वही मैंने बताया कि गोल्गी बॉडी का मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, इसमें से जो सीक्रेशन रिलीज होता है वही स्पर्म को ओवम के अंदर जाने के लिए हेल्प करता है, जोना पेलिसिडा लेयर को छेद करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी, है ना, इसमें भी ब्रेक करके अंदर जाने के लिए। सो इस जब ये लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम को क्रॉस करेगा, इट विल इंड्यूस, क्या बताओ, आपने पढ़ा है कि सेकेंडरी ऊसाइट में, आपने देखा था प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बना था, है ना, 2n थे, 2n से बना था 2n, सॉरी n, तो ये मैच्योर नहीं हुआ था, राइट। अल्टीमेटली मैच्योर ओवम, मैच्योर जो होगा, मैच्योर ओवा, उसके लिए सेकेंडरी ऊसाइट को सेकेंड मायोटिक डिवीजन कंप्लीट करना है, मेसिस 2, जो कि मेटाफेज फेज में अटका हुआ है, मेटाफेज 2 में अटका हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि म्यूरिक डिवीजन कंप्लीट कौन करेगा, जब स्पर्म जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ओवम का, तब इसमें इंड्यूस होता है इस कंप्लीशन डिवीजन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसमें से एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली मेटाफेज के थ्रू एनाफेज, एनाफेज के बाद फिर टेलोफेज एंड फाइनली मैच्योर ओवा बनता है। एंड उसके साथ क्या बनता है, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है, सेकंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड ओवम बन गया। अल्टीमेटली जब हैप्लॉइड ओवम बना तो एक हैप्लॉइड ओवम और हैप्लॉइड स्पर्म, इन दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियस के पहले फ्यूजन हुआ, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन पहले हुआ, फिर बाद में न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, अल्टीमेटली फ्यूजन होकर क्या बनाएंगे ये लोग, डिप्लॉइड चाइल्ड। तो मतलब कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46, उनके हैप्लॉइड में क्या होता है 23 पेयर्स, 23 सॉरी 23 पेयर्स, 23, तो डिप्लॉइड में कितने होंगे 46। तो यहाँ पर ना एक सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ जाइगोट भी गिवन। अब ये वाला चीज थोड़ा आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है ना कि आप सोचो
कि जो बेबी का सेक्स होगा, वेदर इट विल बी अ मेल और वेदर इट विल बी अ फीमेल, कौन डिसाइड करता है इसमें? इसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर क्रोमोसोम पैटर्न पढ़ा है ह्यूमन का, और ह्यूमन द क्रोमोसोम पैटर्न इज लाइक फॉर मेल्स इज 44 प्लस XY एंड फॉर फीमेल इट इज 44 प्लस X, इसलिए 44 ऑटोसोम्स और दो सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स और वाई, इन केस ऑफ मेल, एंड इन केस ऑफ फीमेल 44 ऑटोसोम्स, एक मेल और एक फीमेल। तो अब ये जो फीमेल जो गैमेट बनाएगा, उसमें चांसेस है कि इधर इट विल बी कंटेनिंग एक्स, है ना। इसमें देखो जितने भी बनेंगे सब में एक सेक्शन होंगे, बट जो मेल गैमेट बनाएगा उसमें चांसेस है whether it can contain up for 22 plus X और 22 plus Y। इसमें तो सारे के सारे 22 plus X ही हो रहे हैं। अब सोचो अगर इसमें सबके सब सेम टाइप के बन रहा है तो मैं दो नहीं लिखा हूँ, मैं एक ही लिखा कंटेंट। अब दो चांसेस है whether this gamete can this sperm can fertilize it or this gamete। अगर इससे फर्टिलाइज होता है तो क्या बनेगा सोचो, 44 plus XX, it will be a female, isn't it? और अगर ये हुआ तो किससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 44 plus XY, it will be a male। तो तुम मुझे बताओ कि कौन डिसाइड कर रहा है that whether the zygote will be a male or a female? It is decided by this sperm whether it will contain X chromosome or whether it contain Y chromosome, and इसका possibility 50-50% ही होते हैं। So the male ultimately decides whether it will be a male gamete or whether it will be a like whether it will be a male zygote or a female zygote, decided by the sperm। तो इसमें ये समझाना important, right? So whether it will contain XX or XY depending on whether the sperm contain X or Y, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो लाइक बहुत से जगह में आप देखने आपने देखा होगा, अपने गांव, आपके गांव में भी तो बहुत से लाइक अगर कोई भी फैमिली में, बहुत से फैमिली होता है कि वो अभी भी एक मिथ है कि फीमेल बच्चा कोई नहीं जाता, है ना, लड़की कोई नहीं जाता। आपने सुना होगा गवर्नमेंट के बहुत सारे नारे हैं, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। सो दिस लाइक, और उसको ब्लेम किया जाता है मदर को कि हाँ मदर की वजह से ही फीमेल पैदा हो रही है, एक फीमेल चाइल्ड हुआ फिर एक फीमेल चाइल्ड। सो इट्स नॉट अप टू द मदर, है ना, इट्स अप टू द फादर, है ना, क्योंकि फादर के स्पर्म में वेदर इट्स एक्स क्रोमोसोम और वेदर इट्स वाई क्रोमोसोम, दैट इज डिसाइडिंग दैट वेदर इट विल बी अ मेल चाइल्ड और वेदर इट विल बी अ फीमेल चाइल्ड। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब गैमेट के फ्यूजन के वजह से जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा सर? तो होता क्या है कि जाइगोट एक बार ही बन गया, ये रहा आपका जाइगोट, ये रहा आपका ओवम, ये ओवम था, ओवम में ये स्पर्म एंटर किए, फर्टिलाइजेशन हुआ इसमें, और फाइनली ये जाइगोट बना। जाइगोट वाला सिर्फ दिखाने डायरेक्टली, ठीक है। अब सोचो जब जाइगोट बन गया, एज सुन एज जाइगोट बनता है ना, ये जैसे जैसे देखो यहाँ पर से ओवम आया, ये एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ। अब जैसे ये इस्तेमाल के टूवर्ड्स इस्तेमाल जब ये पास करेगा तो क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा। किस टाइप के डिवीजन होंगे? दैट विल बी अ माइटोटिक डिवीजन। डिवीजन मतलब इसके कोई क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस नहीं आएगा। एंड टू इन्फॉर्म, मैं आपको और एक चीज बताऊं, ये जो यहाँ पर आपको डिवीजन दिखेंगे, इसमें ना ज्यादातर माइटोटिक डिवीजन में आपने क्या देखा था कि सेल का पहले ग्रोथ होता है ना, फिर उसमें डिवीजन होकर दो सिमिलर टाइप के सेल बनते हैं। बट हेयर व्हाट हैपन कि सेल का ना ग्रोथ नहीं होता, तो सेल का साइज सेम है, क्या हो रहा है इसमें डिवीजन हुए जा रहा है, इसमें डिवीजन हुए जा रहा है, पहले 2 4 8 ऐसे डिवीजन होते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सेल का साइज तो ओवरऑल सेल का सेम है, इसके लिए हर एक जो डॉटर सेल बन रहा है उनका साइज धीरे धीरे घटता जाता है, तो n/c रेशियो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। अच्छा तो व्हाट विल हैपन, इसमें एक माइक्रो डिवीजन होता रहा जब भी जाइगोट मूव कर रहा है इसके मस्तिष्क, मूव थ्रू इसके मस्तिष्क, और इस डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। ओके, तो आपसे पूछा व्हाट इज क्लीवेज, वी विल एक्सप्लेन दैट इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो डिवीजन वेयर द साइज ऑफ द मदर पेरेंट सेल इज कांस्टेंट, है ना, एंड इट्स हैपनिंग इन द fallopian tube or oviduct when the zygote moves through the stomach, ठीक है।
ये हो गया क्लीवेज का डेफिनेशन। अब क्लीवेज से क्या हो रहा है, क्लीवेज ये जो सेल वन में पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर ये देखो ये 2 सेल, 4 सेल, ये 8 सेल, 16 सेल, देखा। ये जो सेल, ये जो डॉटर सेल है, सब ये जो सेल्स है ना, एक एक डॉटर सेल, हम इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। तो ये जो 8 या 16, ई और एफ वाला जो मार्किंग है ना, आपको यहाँ पर दिखा है ई और एफ, 8 16, 8 16 वाले इन ब्लास्टोमियर वाले, ब्लास्टोमियर को हम कहते हैं मोडुला। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, 8 एंड 16, 8 16 वाला यहाँ पर दिखा है, ये 32 वाला है, 16 वाला अगर आपको दिखे यहाँ पर, 16 वाला अगर दिखे, सो दिस टू आर कॉल्ड मोडुला। मोडुला क्यों कहते हैं, मोडुला इज लाइक अ बॉल, लाइक ये बॉल लाइक दिख रहा है ना, ये बॉल मोडुला। अब मोडुला फिर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद मोडुला अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड टू अ ब्लास्टोसिस। हम ब्लास्टोसिस कब कहेंगे, जब ब्लास्टोमियस, ब्लास्टोसिस कब कहेंगे, इसमें एक सील, एक कैविटी आ जाती है, इसको ब्लास्टोसील। ओके, देखो ये कहां पर हो रहा है, दिस इज इन द यूटेरस। तो मोडुला कहाँ बना था, इस्थेमस या फिर यूटेरस, दोनों बोल सकते हो, जंक्शन में। बट ब्लास्टोसिस कहाँ बना, यूटेरस के अंदर, ठीक है, यूटेरस के कैविटी में। अब जो ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोसिस तो वो देखो कैसे अरेंज किए हैं कुछ को, यहाँ पर अरेंजमेंट देखो, एक सेल ऐसे बाहर की तरफ है और कुछ सेल यहाँ पर आपको दिख, ठीक है, 2 साइड को सेल देखें, ये बाहर वाले सेल और ये अंदर वाले सेल, isn't it? तो जो बाहर वाले सेल आपको दिख रहे हैं, आउटर लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। और इनर जो सेल मास दिख रहा है आपको, इनर जो सेल है, सेल का मास, तो इन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास, ICM, अगर मैं इसमें आपको समझा जाएगा, राइट, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर, अब क्या होगा, ये बना ब्लास्टोसिस्ट, देखा आपको ब्लास्टोसिस्ट। अभी ब्लास्टोसिस्ट जाके यहाँ पर अल्टीमेटली इम्प्लांट होगा, किसमें, यूटेरस के वॉल में। तो आप देखो कौन सा लेयर जाके यूटेरस के वॉल से लग रहा है, ये वाला लेयर, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट। सो ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होगा, फिर अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास जो है ये फिर डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, मतलब ये इनर सेल मास है, यही फिर क्या होगा ना, इसमें डेवलपमेंट होंगे। आप अगर देखेंगे फिर लाइक ऐसा है ना, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, फिर क्या होगा, इसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे बनेंगे, ऐसे करके अल्टीमेटली ये क्या होगा, ऐसे करके एकदम एम्ब्रियो, प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। तो प्रॉपर एम्ब्रियो जैसे कौन कर रहा है, इनर सेल मास। और ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट जाके यूटेरस के साथ अटैच हो, ओके। सो इनर सेल मास इज द मास दैट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एन एम्ब्रियो। और जब ये अटैच हो गया ना ओवरी के साथ, यूटेरिन वॉल के साथ, मान लो ऐसे यूटेरिन वॉल को अटैच हो, तो अब क्या होता है, जब ये ट्रोफोब्लास्ट यूटेरस वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो यूटेरस के जो सेल्स है उनको रैपिड डिवीजन करवाता है एंडोमेट्रियम में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्यों रैपिड डिवीजन करता है, रैपिड डिवीजन करके इसको पूरे एंगल्फ कर लेना है ना, एंडोमेट्रियम के अंदर कंप्लीटली इसको अंदर लाना है ना। फिर अल्टीमेटली आप धीरे धीरे पढ़ोगे कैसे इसमें प्लासेंटा वाला एक स्टेज बनता है। प्लासेंटा इज नथिंग बट अ कनेक्शन बिटवीन अ मदर एंड द फीटस, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिशन को पास करते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, जब ये ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर एंडोमेट्रियम के साथ एकदम इंटरमिंगल हो जाएगा, राइट, दैट इज डन बाय द ट्रोफोब्लास्ट। आप पढ़ोगे ट्रोफोब्लास्ट में भी तो लेयर्स आते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, हर किसी का अलग अलग फंक्शन है, ओके, ऑल दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपने पढ़ा इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब क्या हुआ कि जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में कुछ डिवीजन वगैरह हुए एंड अल्टीमेटली ये क्या हुआ, यूटेरस के वॉल के साथ जाके अटैच हो गया, दैट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गया, इसके बाद वाले स्टेज को हम कहते हैं प्रेगनेंसी। सो व्हाट आर द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द प्रेगनेंसी, विल डिस्कस इट। तो क्या होता है समझो, इम्प्लांटेशन हो गया, यहाँ पर देखो इम्प्लांटेशन हो गया, ये यूटेरस था, यूटेरस को लेयर में। एंड इम्प्लांटेशन में एक चीज आपको बता दूं, इम्प्लांटेशन ज्यादातर ना पोस्टीरियर सरफेस में होता है, ज्यादातर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूटेरस में ज्यादातर टाइम यूटेरस इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट वाले लेयर था ना, आउटर लेयर, उसमें कुछ ऐसा फिंगर लाइक पोजीशन आपको देखने को मिलता है,
दिस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई. एंड इन कोरियोनिक विलाई के अगर सराउंड में देखो तो दिस आर सराउंडेड बाय यूटेरस टिश्यूज. तो क्या हो रहा है कि देखो ऐसे ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर इन द ट्रोफोब्लास्ट. और ट्रोफोब्लास्ट के बाहर ये सब यूटेरस के टिश्यूज, यूटेरन टिश्यूज सराउंडिंग. ओके, तो ये ट्रोफोब्लास्ट वाला गया. ट्रोफोब्लास्ट किसका है? ट्रोफोब्लास्ट जो नया बना था जाइगोट, उसका ही लेयर है, राइट. सो ट्रोफोब्लास्ट इज द फीटस पार्ट, फीटल पार्ट. और उसके सराउंडिंग एंडोमेट्रियम का लेयर है, वो किसका पार्ट है? मदर का. तो ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चरली एक जंक्शन बना ना दोनों के बीच, बिटवीन अ मदर एंड फीटस, दिस इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. ओके, what does function of placenta? It facilitates the supply of oxygen, nutrients, removal of carbon dioxide, etc. मैंने बताया था आपको, क्योंकि आपको पता है अभी तक एम्ब्रियो में लंग्स नहीं बना है, तो वो कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉस्फर करेगा. फिर उसमें ठीक से अभी तक एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं बना, तो उसके एक्सक्रीशन ये सब कुछ मैटरनल के बॉडी के थ्रू होगा. तो कैसे होगा? इस जंक्शन के. ठीक है, चलो. और क्योंकि उसके सेल को डिवाइड करना है, एम्ब्रियो को जेनेसिस करना है, डेवलपमेंट वगैरह करना है, तो ये सब चीजों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए, दैट इज आल्सो सप्लाइड बाय अदर. एंड और भी बहुत से चेंजेस होता है यार, लाइक कि मदर के बॉडी में थायरोक्सिन वगैरह के लेवल्स चेंजेस होते हैं, दैट आर हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट, है ना. बहुत से सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. फिर मदर में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है, ताकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्यों हाई होता है? मैंने आपको शायद प्रीवियस मतलब पहले बताया कि पोजिशन का फंक्शन है कि वो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन के हाथ से रोकेगा. अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये जो एम्ब्रियो सब कुछ निकल जाएगा, है ना. उसको रोक के रखना है, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीजिंग. एंड प्रोजेस्टेरॉन पहले आपने देखा तो कॉर्पस ब्यूटेम रिलीज कर रहा है, लेटर ऑन प्लासेंटा खुद ये रिलीज करने लगता है. ठीक है, ठीक है. तो ये सब कुछ हुआ. हाँ, मैंने जो बताया लेटर ऑन ये प्लासेंटा खुद रिलीज करने लगता है. तो प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, जो एचसीजी रिलीज करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो उस गोनाड मतलब उस एम्ब्रियो का जो गैमेटल गैमेटोजेनेसिस के लिए, गैमेटोजेनेसिस में बोल रहा हूँ, उसमें जो लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट है ना, वो सब में हेल्प करेगा. देन ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन इज देयर. ओके, एंड एस्ट्रोजन पोजीशन जो मैंने बताया. ओके, ऑल दिस. नाउ लास्ट के फेज के थ्रू जब प्रेगनेंसी एट द एंड आता है, तो प्लासेंटा रिलैक्सिन नाम का भी हार्मोन रिलीज करता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन? आप ये समझो यार, रिलैक्सिन का फंक्शन होता है कि पीवी सिम्फाइसिस है ना, आपका पीवी सिम्फाइसिस, उसको रिलैक्स करना. क्यों रिलीज करना है? क्योंकि अल्टीमेटली जो बेबी है उसको पेल्विक रीजन के थ्रू चाइल्ड बर्थ होगा, राइट. मतलब वो निकलेगा, तो उसके लिए क्या है कि पीवी सिम्फाइसिस वाला बोन को हमें रिलैक्स करना है. सो दिस इज डन बाय रिलैक्सिन. And ACG, HPL, these are some hormones. Human chorionic gonadotropin. पता ही चल रहा है कि हाँ ये कोरियन से रिलीज होता है. ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन की प्लासेंटा से होता है. सो ऑल दिस हार्मोन्स ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी का रिलीज होता है, बाकी कोई भी टाइम आपको ये रिलीज होते नहीं दिखेंगे. वैसे प्लासेंटा सॉरी एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन था, हाँ ये प्रेगनेंसी जब नहीं होता है तभी ओवरी रिलीज करता है. बट HCG, HPL, रिलैक्सिन, दिस आर ओनली रिलीज व्हेन देयर इज अ प्लासेंटा, व्हेन देयर इज अ प्रेगनेंसी. ओके, अब ये सब चीजें होता है. देन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन्स के हार्मोन भी मैटरनल बॉडी में चेंज होता है. ये सब कुछ एंडोक्राइन चेंजेस होते हैं मैटरनल बॉडी में. ठीक है, और इन सारे हार्मोन्स के डेवलपमेंट मतलब इंक्रीज लेवल का कुछ रीजन भी है. जैसे कॉर्टिसोल का फंक्शन है कुछ, है ना. थायरोक्सिन भी डेवलप होता है क्योंकि फीटल बॉडी में कुछ चीजों का डेवलपमेंट करना है. कॉर्टिसोल रिलीज होता है क्योंकि ग्लूकोज अपटेक वगैरह बनाना है. तो ये सारी चीजें एसेंशियल है टू सपोर्टिंग द फीटल. ओके, एंड जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहा है मदर को, क्योंकि मदर को अभी ज्यादा ग्लूकोज अपटेक चाहिए क्योंकि उसको फीटस को सप्लाई करना है ना. तो ऑल दिस आर मेंटेनिंग, है ना, द प्रेगनेंसी. ओके, इसके लिए एंडोक्राइनल चेंजेस आर देयर, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस जो होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह लो होता है, देन आपने पढ़ा हुआ हेमोडायलेशन वगैरह बहुत कुछ है ना. सो ऑल दिस आर हैपनिंग जस्ट टू मेंटेन द प्रेगनेंसी. ओके, एंड यहाँ पर एक यूटेरस को ह्यूमन फीटस में लिया गया है. आप यहाँ पे लेयर्स देखो. सो दिस इज ओवर ऑल द यूटेरस. यूटेरस पे कैविटी है, कैविटी यूटेरस. दिस वन इज द एम्ब्रियो. ये रहा एम्ब्रियो.
एम्ब्रियो प्लासेंटा के थ्रू कनेक्टेड है दिस वेसल के थ्रू, इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ उसके वेसल्स भी हैं। वेसल्स मतलब उसमें आर्टरी भी होगा, वेन भी होंगे, अम्बिलिकल वेन एंड प्लाटिस। अम्बिलिकस वाला पार्ट आपको पता है ना, आपके बॉडी में रेमनेंट है, काट दिया था, वैसे अम्बिलिकल व्हिच इज कनेक्टिंग एम्ब्रियो टू द मदर। एंड यहाँ पर एक सैक टाइप का दिख रहा है आपको, जिसमें तो यॉक सैक, जिसमें तो कोरियोनिक सैक, ओके। दिस आर विलाइज, कोरियोनिक विलाई या फिर प्लासेंटा विलाइज। सो कभी कभी ये लाइक ऐसा डायग्राम देख के भी आपको मार्किंग पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए किस प्लाग ऑफ म्यूकस इन द, यहाँ पर म्यूकस का प्लाग है, क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रियो यहाँ से निकलना जा रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्लाग्स है। एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ये प्लाग वगैरह से डिसॉल्व हो जाएंगे, देन रिलैक्सिंग काम करेगा, पीबीसी में रिलैक्स करेगा, तो अल्टीमेटली एंड ऑक्सीटोसिन वगैरह रिलीज होंगे। ऑक्सीटोसिन क्यों बोला, ऑक्सीटोसिन रिलीज, prostaglandin will release which will contract ultimately in this. तो प्रेगनेंसी वाला पार्ट थोड़ा बहुत आपको समझना है। अब अगर एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ प्रोहोलास्टा के एंडोमेट्रियम के साथ एक बार इंटरव्यू करके, फिर इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, प्लासेंटा बना। अब जो इनर सेल मास था, इनर सेल मास जो अल्टीमेटली एम्ब्रियो को बनाना, तो दिस इनर सेल मास विल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, सिर्फ डिवीजन में, उसमें कुछ डिवीजन के साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी है ना। और ये मॉडिफाई करके क्या होता है, ये जो इनर सेल मास है, इसमें एक आउटर लेयर बनता है, दैट इज द एक्टोडर्म। एक इनर लेयर बनता है, दैट इज द एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में और एक लेयर आता है, दैट इज। अब ये जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज है, ये सब के सब इन तीनों लेयर से बनता है। जैसे एक्टोडर्म से आपको पता है स्किन बायोलेयर्स बनते हैं, मेसोडर्म से बोन मसल्स ये सब बनता है, एंडोडर्म से जीआईटी वगैरह के लेयर्स। तो ऑल दिस जितने भी टिश्यूज आपके बॉडी में है, ऑल दिस आर डेवलपिंग फ्रॉम दिस सिस्टम, ओके। जब आप जितने भी सिस्टम्स को आप पढ़ रहे हो, तो हर एक सिस्टम का आप देख लेना। जैसे मस्कुलर सिस्टम होगा, लिखे बाद में सुडार्म देखा होता है, तो उसको वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। पूछ के जाता है which from develop like muscles develop from which layer, mesoderm, क्योंकि एनसीईआरटी में है ऑलरेडी मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। सो दिस थ्री लेयर्स आर गिवन राइज टू ऑल टिश्यूज ऑफ इन द एडल्ट्स। अब जो चीज समझना इंपॉर्टेंट है ना, कि इनर सेल मास के जो सेल्स है, आप इन्हें स्टेम सेल बोल सकते हो। क्यों स्टेम सेल? स्टेम सेल या प्लुरिपोटेंट सेल इसलिए बोल सकते हो कि ये ऐसे टाइप के सेल है जो किसी भी टाइप के टिश्यू which can give rise to all type of tissues or organs, किसी भी टाइप के टिश्यूज या ऑर्गन्स इन स्टेम सेल से बनने की इनमें वो कैपेबिलिटी है, ठीक है। These are the potency to give rise to all tissues, okay, be it a bone tissue, be it a muscular tissue, be it a nervous tissue, सब कुछ from this inner muscles, okay। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो हम तो लाइक इनर एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीटली एक अलग से चैप्टर, अलग से सब्जेक्ट है, विल डिस्कस इन एमबीबीएस में होगा पढ़ोगे। बट अभी आपके लेवल में जो इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या चेंजेस हम खुद से नोटिस कर सकते हैं, है ना। जो डॉक्टर्स है वो बाहर से भी नोटिस करते हैं कि हाँ ये अभी कौन सा स्टेज चल रहा है, सो कैसे वो डिटरमिन किया जाता है। सो लाइक ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ, आपको तो पता है इट एक्सिस्ट फॉर 9 मंथ्स। अभी 9 मंथ्स में से ओके 9 months या फिर 36 weeks के आसपास, ओके। सो इन दिस 36 weeks you can see some changes, but जैसे एक मंथ के अंदर फर्स्ट साइन हमें देखने मिला। फर्स्ट साइन मतलब पहली बार हमें मतलब अगर डॉक्टर मतलब बाहर से है ना, बिना किसी एंडोस्कोप वगैरह, बट अगर बाहर से एक्सटर्नल टीचर है तो कुछ एक जो बाहर से इंस्पेक्शन या पल्पेशन करके हम सोच सकते हैं, दैट इज बाई नोटिस लिसनिंग द हार्ट साउंड। पहली बार हमें ग्रोइंग फीटस का पता चलता है, फर्स्ट टाइम तब दिखाई देता है। एक मंथ में उसका हार्ट बन जाता है, 1 month, तो तब हमें स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड सुनाई देता है। अब सेकंड मंथ के एंड तक क्या होगा, सेकंड मंथ के एंड तक फीटस के लिम्स डिजिट्स वगैरह दिखेगा। तो इन अगर आप उस अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह करोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे हाथ पैर सब कुछ बन रहा है, वो हिल रहा है ना, सारी चीजें देखते हैं। देन थर्ड मंथ के एंड तक, थर्ड मंथ मतलब 12th वीक के एंड तक क्या होगा, उसमें मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना।
बट मतलब ज्यादातर ऑर्गन्स बन जाते हैं, बीइंग इट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और लिम्स वगैरह सब बन जाते हैं। अब पहला मूवमेंट, फीटस पहली बार जब मूवमेंट करता है, ये कब दिखता है हमें? फर्स्ट मूवमेंट क्लास हेयर ऑन द हेड, ये हमें ऑब्जर्व होता है फिफ्थ मंथ के अंदर। और सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ या फिर आप 12th वीक कहो। ट्राइमेस्टर मतलब या 9 मंथ है ना, इसको हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 3, फिर 4 to 6 है सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर 7 to 9, या फिर आप कह सकते हो 1 से 12, 13 से 24, 25 से 36 वीक्स। हाँ, सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर 24 वीक्स के बाद हमें क्या देते हैं? एक पूरी बॉडी में एक फाइन हेयर, जिस फाइन हेयर, एक फाइन हेयर लेयर, हेयर का लेयर, और आईलिड्स, आंखों के जो आईलिड्स है, आईलिड सेपरेट हो जाता है, ठीक है, आई लैशेस बनते हैं। ये सारे आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, जो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही दिखेगा, ठीक है। एंड जब तक 9 मंथ कंप्लीट हो जाए, वो फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है ना। बाकी भी जितने पर सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे लास्ट में बनता है, आपको पता होता है, क्योंकि आपने सुना है ना कि बहुत से बच्चे अर्ली, लाइक 9 महीने से पहले ही डेवलप हो जाते हैं, मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाता है। तो क्या होता है कि उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, तो उन्हें हमें फिर स्पेशल आईसीयू वगैरह में रखना होता है ना, वेंटिलेशन में। सो एट द एंड ऑफ 9 मंथ फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है एंड रेडी टू डिलीवर। तो आपको समझ में आ गया ना? फर्स्ट मंथ में हमें हार्ट साउंड सुनाई दिया, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर आते थे, सेकंड मंथ तक हमें लाइक उसके सारे लिम्स वगैरह सब बन गए। थर्ड मंथ आते आते हमें सब लगभग सारे लिम्स या जेनिटल वगैरह बन गया। फिफ्थ मंथ में हमें इसके पहली बार मूवमेंट दिखे एंड हेयर दिखा। देन 6 मंथ तक उसके फाइन हेयर से बॉडी कंप्लीट कवर था। 9 मंथ तक तो कम्प्लीटली डेवलप हुई, ठीक है। अब अगर कम्प्लीटली डेवलप हो गया प्रेगनेंसी, 9 मंथ हो गए, तो इस 9 मंथ का जो पीरियड है ना प्रेगनेंसी का, उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ तो फीटस से कुछ सिग्नल जाते हैं मदर के बॉडी में, जिसके वजह से वेगोरस कंट्रैक्शन लेयर दिखता है उसमें एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड दिस विल कॉज एक्सपल्शन और डिलीवरी, जिससे फाइनली फीटस का डिलीवरी होता है। अभी जो डिलीवरी का प्रोसेस है फीटस पे, चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है, हम इसे पार्चुलेशन कहते हैं। अब पार्चुलेशन ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इट्स अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन क्यों कह रहा हूँ मैं इसे? तो इसमें जितना न्यूरल पार्ट, लाइक न्यूरल, हमारा नर्वस सिस्टम का जितना इन्वॉल्वमेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम का भी उतना इन्वॉल्वमेंट। व्हाट डज इट मीन? कि जैसे ही फुल्ली डेवलप फीटस हुआ, तो यहाँ से एक सिग्नल जाता है ना, फुल्ली डेवलप फीटस या क्लास नंबर, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद क्या सिग्नल जाता है? तो इस सिग्नल की वजह से उसमें थोड़ा सा यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन। अब ये थोड़ा सा जब हुआ ना, तो ये ऑक्सीटोसिन को ट्रिगर कर देता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पीटूटरी से रिलीज होने लगे। अब ऑक्सीटोसिन आके यूट्राइन मसल में एक्ट करता है एंड इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा इसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता जाता है, मोर एंड मोर पॉजिटिव फीडबैक्स, और कॉन्ट्रैक्शन होगा और पॉजिटिव फीडबैक, ऐसे करके एकदम सीवियर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे स्टिमुलेटेड रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कॉन्टिन्यूस, जिसे हम फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म कहते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन बनता है, एंड फाइनली दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, एंड फाइनली बेबी यूट्रस के थ्रू निकल आता है, मतलब यूट्रस के बाद बर्थ कैनाल के थ्रू डिलीवरी होता है, ठीक है। तो अब सोचो कि ये जो डॉक्टर लोग हैं वो क्या इंजेक्ट करते होंगे डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए। अगर प्रॉपर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो वी विल व्हाट विल दे इंजेक्ट? दे विल इंजेक्ट आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, isn't it? जिसे हम ऑक्सीटोसिस कहते हैं, ऑक्सीटोसिस कहते नाम है ना, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, इसको there are various names of it. अब the last thing is lactation. चाइल्ड का बर्थ हो गया, है ना। अब आफ्टर दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या कब होता है? तो लैक्टेशन इज नथिंग बट फीमेल का जो मैमरी ग्लैंड है ना,
वो प्रेगनेंसी चलता है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन होता है, लाइक उसके ग्लैंड्स वगैरह जो है उनमें ब्रांचिंग होता है, ठीक है। फिर ये सब कुछ कौन करता है, जैसे एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारे ग्लैंड का। प्रोजेस्टेरोन भी इसके ब्रांचिंग में हेल्प करता है। एंड जब प्रेगनेंसी एंड हो गया तो क्या होता है, अल्टीमेटली मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है, किसके थ्रू, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन कराता है। एंड जब वो बेबी निपल को स्टार्ट करता है, लाइक बेबी अगर बेबी का माउथ निपल को जब स्टार्ट करता है, तो यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक जाता है, यहाँ से कुछ सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में, है ना, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस फिर पोस्टीरियर एपिथेलियल को एक्टिवेट करता है, तो वहां से प्रोलैक्टिन भी रिलीज होता है एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन कराता है एंड ऑक्सीटोसिन मिल्क का सेक्रेशन कराता है, ठीक है। तो ये जो फेज है हमेशा लैक्टेशन पर। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि देखो यार क्या होता है कि जब बेबी निपल सक करता है, तो वहां से एक पॉजिटिव फीडबैक, वहां से सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस में, जो हाइपोथैलेमस फिर ट्यूटरी को एक्टिवेट करता है एंड ट्यूटरी रिलीज प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है एंड ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस द सिक्रेशन एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। आई होप इट्स क्लियर, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लैक्टेशन कहते हैं ना। व्हाट इज दिस लैक्टेशन हेल्प, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नाउ दिस हेल्प्स इन द मदर टू फीड द न्यूबॉर्न। अब जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज में, प्रॉपर मिल्क में होता है, दैट इज कोलेस्ट्रम, जो मिल्क के कंटेंट से वेरी करता है। जो बाद में जो मिल्क रिलीज करते हैं लैक्टेशन के थ्रू, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है कि इसमें ना बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो उस डेवलपिंग न्यूबॉर्न को वेरियस डिजीज के रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दिस इज अ पैसिव इम्यूनिटी, है ना। एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बहुत सारे लाइक प्रोटीन कैल्शियम वगैरह तो उस पर है ही, लेकिन उसके साथ ये एंटीबॉडी वगैरह भी रिलीज करने पड़ते हैं। न्यूबॉर्न बेबी बना है, अभी अगर उसको प्रॉपर एंटीजन, लाइक बहुत सारे डिजीज पैथोजन हमेशा देयर आर इन दिस एनवायरमेंट, राइट। तो कभी ना कभी वो बहुत ज्यादा सिक हो सकते, दे कैन गॉट इनटू वेरियस डिजीजेस। तो इसके लिए प्रॉपर पैसिव इम्यूनिटी की भी जरूरत होता है। दिस एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड थ्रू दिस प्रोडक्ट। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड डॉक्टर्स हेल्दी बेबी को ब्रिंग अप करने के लिए रिकमेंड करते हैं। नाउ अडेज इट्स स्टाइल, बहुत से लोग ब्रेस्ट फीडिंग को स्किप करते हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मदर आल्सो। ब्रेस्ट फीडिंग के कारण से ही बहुत से लोग ब्रेस्ट फीडिंग को स्किप करते हैं, दिस लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर, कोरियोग्राफी। सो दिस इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर मदर, सॉरी बेबी, बट आल्सो हेल्पफुल फॉर द मदर्स हेल्थ आल्सो, ठीक है। So as this is all about this chapter, I hope you have understood जो भी हमने डिस्कस किया आज। इट वाज बेसिकली हमने पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स देखे, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड अल्टीमेटली they have discussed the pregnancy, implantation pregnancy and finally maturation. Okay, सब कुछ हो गया एंड मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट वगैरह भी हमने देखा था एंड उसके मैकेनिज्म कैसे रिलीज होता है वो भी। सो नाउ व्हाट इम्पोर्टेंट, अगर आपको चीजें समझ में आए तो एक्सरसाइज आप खुद बना दो। देखो जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस कैसे करते हैं, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ह्यूमंस आर बीबीपेरस। बीबीपेरस मतलब ह्यूमन अंडा देता है क्या, नहीं, वो डायरेक्ट न्यूबॉर्न को डिलीट, न्यूबॉर्न को ही बांट देते हैं, है ना। दिस आर बीबीपेरस। फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है ना, इनसाइड द मदर बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों हैप्लॉइड है, एम है दोनों, एम प्लस एन, फाइनली जो जाइगोट बनता है वो 2n, जाइगोट इज 2n, राइट। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन किस वजह से होता है, एलिज सर्च की वजह से, है ना। कब होता है, 14 डेज के आसपास। ओवुलेशन कौन करता है, एलिज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। The fusion of male and female gamete is called, फ्यूजन को क्या कहते हैं, इस फ्यूजन को
फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट्स डिवाइड करके क्या बनाता है? जो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट कौन सा लेयर होता है? दैट इज ब्लास्टोसिस। अब कौन सा लेयर है जो फीटस और न्यूट्रस के बीच में कनेक्शन बनाता है? दैट इज प्लासेंटा। दैट्स ऑल। प्लासेंटा था ना जिसमें लाइक फीटल वाला पार्ट भी था। एंड जिसमें क्या था कि फीटल पार्ट क्या था कि प्रोटोकोला ऐसे कोई में पिलाई बनाते थे, उसको सराउंड करता था कौन? यूटेराइन के टिश्यूज, है ना। एंड इसके बीच में O2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे फ्रिक्शन वगैरह होते थे। ठीक है, ओके चलो। अब यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिपोर्ट सिस्टम। यार मैं तो अभी इतना सा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। If they ask to draw the male Liparty system, you can draw this one or this one as well, है ना। इसमें आपको मार्क करना है here it is testis, the primary sex organ, then the epididymis, vas deferens, है ना, seminal vesicle, ejaculatory duct, this is the prostate gland, sorry urinary bladder, this is the prostate gland, these are the bulboceal glands और ये urethra, फिर ये पेनिस, एक्सटर्नल genital organ, इसको। ठीक है, ये हो गया मेल रिपोर्ट सिस्टम। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, टेस्टिस, सॉरी एपिडिडाइमिस, vas deferens, seminal vesicle, ejaculatory duct, bulboceal gland, prostate, urethra। ठीक है। And talking about female reproductive system, तो I hope this is the female reproductive system ऐसा वाला डायग्राम है ना, इसमें आपको दिख रहा है here it is the uterus, the cervix, the vagina वाला part, this one is the urinary bladder, urethra, these are not under reproductive system। reproductive system के अंदर यही आता है, बट रिलेशन दिखाने के लिए हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। बट यू कैन ड्रॉ दिस वन, इसमें जो डायग्राम इस सेक्शन में, इससे क्लियर होता है सब कुछ। अब इसमें ओवरी है, ओवरी के बाद ये रहा फैलोपियन ट्यूब, 3 पार्ट्स के, जैसे इन्फेंटिबुलम, फिर डायरेक्टेड पार्ट एम्पुला जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज द स्टमक द नैरोएस्ट पार्ट, दिस इज द यूटेरस और ओम जहाँ पर अल्टीमेटली बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी का नहीं फीटस का, राइट। यूटेरन फंडस, फिर द कैविटी, कंटिन्यूअस सर्विक्स, सर्विक्स का जो कैनल है उसको सर्वाइकल कैनल कहते हैं, एंड इट कंटिन्यूअस वजाइना एंड अल्टीमेटली वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो ये रहा दोनों के दोनों स्कीमेटिक डायग्राम्स, you can draw, I hope। now write to major functions of testis and ovary। चलो दोनों का कुछ मेजर फंक्शन बताना। तो पहले टेस्टिस का लिखते हैं, फिर ओवरी का लिख लेंगे। टेस्टिस बताओ। फर्स्ट वन spermatogenesis, that is formation of male gamete। second one is releasing of sex hormones that are on androgens, है ना। कौन करता है ये? लेडिक सेल। ये कौन करता था? स्पर्माटोगोनियस। एंड वो जो सर्टुली सेल था वो भी हेल्प करता। फंक्शन ऑफ ओवरी बताओ। ओवरी का भी सेम ही फंक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करता, ये क्या करता है? oogenesis, डेवलपमेंट ऑफ female gamete, then releasing of sex hormones like estrogen and progesterone। ठीक है, हो गया। इसलिए तो मैंने क्या कहते थे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि ये दोनों क्या करते थे? गैमेटोजेनेसिस। जैसे मेल गैमेटोजेनेसिस, ये देखो। Describe the structure of semi-vestibular। Semi-vestibular के लिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ, that is this one। Then is the cross section। अभी आपके लिए ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो आप कौन सा ड्रॉ कर सकते हो? You can draw this one,
ये सेक्शनल व्यू अच्छा है एंड यू कैन रियली डिस्कस थिंग्स। क्या है बताओ स्ट्रक्चर? सो या स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना, यू कैन डिस्क्राइब लाइक, आप यहाँ से भी डिस्क्राइब कर सकते हो या फिर आप ये वाला डायग्राम भी ले सकते हो। ये वाला डायग्राम इसमें का उससे इतना भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ आप ये वाला करेंगे, ड्रॉ दिस वन, बट यहाँ से क्लियर होगा। तो आप क्या लिख सकते हो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में यार, कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर लाइक टेस्टिकल में जो वैसे लोब्यूल होते हैं टेस्टिकल में, है ना, जैसे लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन लोब्यूल में हमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या है, पहले ये रहा जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर, दिस इज लाइनिंग ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। अब इनर सेल में क्या है, दो टाइप के सेल है, ये रहा जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर, ये वाला जर्मिनल। अब इनर साइड यू हैव टू सेल लेयर, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जार्म सेल है, एंड सर्टोली सेल द सपोर्टिंग सेल्स। फिर स्पर्मेटोगोनिया you can describe its functions, how it will divide to form primary spermatocyte and secondary spermatocyte. And सर्टोली सेल क्या करता है, this help in the nourishment, help in the development, blood brain blood testis barrier। ठीक है, फिर उसके साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी रिलीज करते हैं जो स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, दिस आर ऑल अबाउट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। हो गया? What is spermatogenesis? This is the development of sperm, development of the male gamete from the male from the sperm mother cell or the spermatogonium is called spermatogenesis. If someone asks you to describe the process, so you can describe like that कि आप ये डायग्राम से डिस्क्राइब कर सकते हो। Describe from here, you can describe this one. So क्या होता है कि प्यूबर्टी में ही, फर्स्ट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। यूजुअली इट टेक्स 72 आवर्स, सॉरी 76 डेज है, 76 डेज। तो क्या होता है, फर्स्ट देयर विल बी माइटोटिक डिवीजन, spermatogonia will from mitotic division it will form primary spermatocytes. This will undergo first mated division, irrigation division होता है। ठीक है, पहला irrigation division हुआ, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इसमें डिफरेंशिएट होते फाइनली इसमें कुछ डिफरेंशिएशन होके कुछ स्पेशलाइज्ड बनते हैं जो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मेरिट डिवीजन हुआ, बना सेकेंडरी में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें सेकेंडरी मेरिट डिवीजन हुआ, बना स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड में कुछ डिफरेंशिएशन हुआ, लाइक इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, इसमें टेल आया, एक्रोसोम बना, मिडिल पार्ट पर जैसे माइटोसोम वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल वगैरह सब कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, फॉर्म्स जो रिलीज होता है एज अ स्पर्म, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेशन। दिस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। Defined what is spermatogenesis? This is the differentiation of mature motile spermatozoa from spermatid. This is spermatogenesis. Spermation क्या है, release of mature, फिर स्पर्म मैच्योर होने के बाद जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लूमेन में जब रिलीज होता है, इस कॉल्ड एज स्पर्मेशन। ठीक है, एक लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म ड्रॉ करने को बोला है, यू कैन ड्रॉ दिस वन, दिस वन। इट हैज शोन ऑल द पार्ट्स, 3 पार्ट्स है ना, हेड, नेक, टेल, सॉरी हेड, नेक,
middle piece and tail. Head, then this covered by the plasma membrane. Head has acrosome and nucleus. A middle piece containing mitochondria and tail is the motile part. ठीक है, चलो. What are the major component of seminal plasma? Component क्या क्या है बताओ. So component, it will have sperm. Then other than sperm, it will have क्या क्या होंगे? It has sperm mainly नहीं sperm होता है, ठीक है. And other than that, secretion of accessory sex glands like prostate, seminal vesicle. ओके. एंड उसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम होते हैं, फ्रुक्टोज होता है, और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह होता है. ये सब मिलकर क्या रिलीज करते हैं? सेमिनल प्लाज्मा. ये सब. व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा? सेमिनल प्लाज्मा इज नथिंग बट ऑल द सिक्रेशन. व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा? दिस इज नथिंग बट ऑल द सिक्रेशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स. कौन कौन है? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड बाल्बियल ग्लैंड भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. What are the contents? Calcium, glucose, other enzymes like fibrinolysin, ठीक है, ये सब. And seminal plasma plus sperm both will form semen. तो semen का content बताया तो आप seminal plasma भी लिख सकते हैं, उसके साथ sperm भी लिख सकते हैं, ठीक है. What are the major function of male accessory ducts? What are the major functions? अगर तो आपसे पूछे तो इसको हम ऐसे टेबल बना के डिस्कस कर सकते हैं. देखो, male accessory ducts. डक्ट्स में क्या क्या आएगा? वसा इफरेंशियल. व्हाट इज रस? कंडक्ट द स्पर्म. स्पर्म को कंडक्ट करना कहाँ से? ठीक है. और ये उसके बाद कौन आता है? रेटिकस. तो रेटिकस का फंक्शन क्या है? ये स्पर्म को स्टोर करता है. स्टोर स्पर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनिफरस टिश्यूज. सेमिनिफरस टिश्यूज पे बना, वो स्टोर करता है रेटिकस, उसको दे जाता है कौन? रेफरेंशिया. अल्टीमेटली पहुंचा किसके पास? एपिथेलियस. फंक्शन क्या है इसका? ये मेनली फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन में हेल्प करता है. फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड इट्स स्टोरेज एंड आल्सो नरिशमेंट. ठीक है, हो गया एपिथेलियस का फंक्शन. टॉकिंग अबाउट मेल एक्सेसरी वेसिकल, फंक्शन क्या है? सेमिनल वेसिकल मेनली कंटेंट्स. तो सेमिनल वेसिकल मेनली क्या करता है? ये भी सेमिनल प्लाज्मा में कंट्रीब्यूट करता है, कुछ न्यूट्रिएंट रिलीज करता है लाइक फ्रुक्टोज वगैरह, है ना, जो स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. प्रोस्टेट भी कुछ चीज रिलीज करता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड उसके साथ एनर्जी सप्लाई भी करता है. एंड काउपर्स ग्लैंड इज देयर. काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन मेनली है कि वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट एजैकुलेशन. ये हो गया. अब भी डिस्कस करते हैं व्हाट इज oogenesis. वही डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल मैच्योर गैमेट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स, राइट. अब oogenesis का डिस्क्रिप्शन मांगा है, उसके साथ ओवरी का सेक्शन और ये दोनों चीजें मैं
ये रहा क्रॉस सेक्शन अब ओवरी, ओवरी अच्छे से देख लो। इसमें प्राइमरी फॉलिकल भी गिवन है, प्राइमरी फॉलिकल की मैच्योर होकर डेवलप करते हैं, अल्टीमेटली बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल, उसमें बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल। देन ये रहा सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, जिसमें एंट्रम आ गया, एंट्रम से कैविटी, फिर यह है ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, और ये रहा हमारा ओजेनेसिस के स्टेप्स। फर्स्ट व्हाट हैपन, ओवोनियम माइटोसिस डिवीजन होते होते ये कब शुरू होता है, फीटल लाइफ में शुरू हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली प्राइमरी साइड भी फीटल लाइफ में डिवीजन करना शुरू करता है, फर्स्ट में डिवीजन, बट ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब जब प्यूबर्टी आता है, एस्ट्रोजन वर्सेस सब कुछ रिलीज होता है, सेजन सब कुछ रिलीज होने लगता है ना, तो क्या होता है फिर वेबसाइट बनता है, वो रहता है ओवम में। अब फाइनली जब ओवम फर्टिलाइज होने जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म अटैच होता है मेम्ब्रेन को, फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब जाके सेकेंडरी रिप्रोडक्शन एंड ओवम और सेकेंड कोलाबरेशन। ओवम बनने के साथ साथ ही जाके स्पर्म के साथ मीट करके जाइगोट बनते हैं। ठीक है, चलो हो गया ये वाला पार्ट। Name the function of this following. Corpus luteum का function. It releases progesterone that helps to maintain the pregnancy. Maintaining the pregnancy. Endometrium का function. This is the layer for implantation. Acrosome. Acrosome helps in digesting the wet pulmonary data, granulosa layer, sperm tail helps in the motility of फिमरी। फिमरी का फंक्शन क्या है, फिमरी कौन सा पार्ट, वो जो इन्फेंटिबुलम में था ना, सो दिस हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम। जो ओवम ओवरी से रिलीज होता है वो कहीं और ना चले जाए, वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ही पास करे, तो उसके लिए फिमरी इज देयर। आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे बोला है कि एंड्रोजन से प्रोड्यूस बाय साइटोकिन, गलत है यार, दिस आर रिलीज बाय कुछ सेल्स, लेडी सेल्स और इंटरस्टेशियल सेल्स। Spermatozoa get nutrition from certain cells. Yes, true. Lady cells are found in ovary नहीं, lady cell testis में मिलता है। फिर बोला है कि लेडी सेल्स एंड्रोजन, हाँ true, पहला वाला ऑपोजिट दिया है। ठीक है, oogenesis corpus luteum होते नहीं, oogenesis कहाँ होता है बताओ, ओवरी में होता है। oogenesis helps in ovary, और से menstrual cycle ceases in pregnancy, हाँ menstrual cycle pregnancy के थ्रू cease होता है। yes, true. Presence or absence of hymen is not a relevant indicator of virginity. Yes, it's not true. Like always not, it is due to sexual experience, sometimes due to some sports or some other activities can also cause breakdown of hymen. Right? Chalo. What is menstrual cycle? It is the cycle observed in the females that helps or prepare, है ना, the उसके लिए कुछ ओवरियन चेंजेस भी होते हैं एंड कुछ यूटेराइन चेंजेस भी होते हैं। एंड दोनों को मैंने, आप याद करो तो ये वाले डायग्राम से डिस्क्राइब किया, कैसे 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 ओवरी में क्या क्या फॉलिकल्स पे चेंजेस होता है ना, एंड एट द सेम टाइम कैसे यूट्रस में भी चेंजेस होता है। ड्यू टू ऑल दिस आर ड्यू टू दिस ओवरियन हार्मोन्स एंड दिस पिट्यूटरी हार्मोन्स। कैसे इंटरलेयर जैसे इसमें इफेक्ट आ रहा था, इसके वजह से इसमें चेंजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से इसमें भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स रेगुलेटिंग इट, वही FSH, LH, कुछ पिट्यूटरी हार्मोन्स and ovarian hormones like estrogen and progesterone. What is parturition? Parturition is nothing but it's the mechanism of childbirth, है ना? Which hormones involved in this? Parturition is the process through which developed embryo, fully developed fetus get pushed out through birth canal
ultimately childbirth. So in our society, women are often blamed for giving birth to daughters. Is it correct? Obviously wrong. मैंने आपको sex determination वाले part में बताया था कि whether it will be a 44 plus XX or whether it will be a 44 plus XY, it is determined by the sperm, whether it is contain a 22 plus X or whether it contain 22 plus Y. So it is mainly controlled by the male sperm, and female are always forming a 22 plus X ovum. So female has no contribution in it. Okay, it's mainly contributed by male sperm. How many eggs are released by a woman ovary in a month? Obviously one. आपको पता है कि एक ही रिलीज होता है. So how many eggs do you think have been released if the mother gives us identical twin? The identical twin है. What does it mean by identical twin? First you understand this. Twins हम किन्हें कहते हैं? Twins जो एक साथ लेते हैं उन्हें हम twins कहते हैं. अब बोला है कि how many पहले समझो कि आइडेंटिकल ट्विंस कौन कहते हैं. आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं. मोनोजाइगोटिक ट्विन मतलब एक और एक स्पर्म का फ्यूजन हुआ था, एक जाइगोट बना था. अब इस जाइगोट में डिवीजन होने से पहले इसमें ये जाइगोट डिवाइड हो गया दो जाइगोट्स में, ठीक है, और इसमें अलग अलग से फिर दो मोरूला बना, ठीक है, ऐसा करके फिर अल्टीमेटली दो एम्ब्रियो बना. बट इन दोनों के सेम कोडियोनिक सेट थे, ठीक है, सेम सब कुछ सेम था. तो दिस इज मोनोजाइगोटिक. इन दिस केस इसमें एक ही एक रिलीज होता है. What do you answer change if the twins born were fraternal? Fraternal मतलब जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं. डाइजाइगोटिक ट्विन मतलब इसमें दो एग होता है, दो एग को अलग अलग स्पर्म आके फर्टिलाइज करते हैं. सो इन दिस केस टू, ठीक है, टू डिफरेंट एग्स आर रिलीज्ड एंड फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स. मोनोजाइगोटिक में एक ही एग था, सेम एग एंड सेम स्पर्म, तो इनमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ सेम होगा मोनोजाइगोटिक में. बट डाइजाइगोटिक में सब कुछ डिफरेंट है बिकॉज डिफरेंट एग्स एंड डिफरेंट स्पर्म्स आर देयर, राइट. सो इनके जेनेटिक फीचर ज्यादा सेम नहीं होंगे एंड दे कैन आल्सो वेरी इन सेक्स. कोई एक मेल हो सकता है, कोई एक फीमेल भी हो सकता है. बट मोनोजाइगोटिक हमेशा, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली जाइगोट तो डिसाइड हो गया था ना वेदर इट इज अ मेल एंड फीमेल, वो फिर फाइनली जाके दो अलग ट्विन बना था. सो इट्स नथिंग. मोनोजाइगोटिक एक ही है, डिवाइड होकर बस दो बन गया है, बट डाइजाइगोटिक दो अलग अलग है, ठीक है. तो दिस इज टू. तो मोनोजाइगोटिक का आंसर होगा 1, डाइजाइगोटिक का आंसर होगा 2. हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग? जो 6 पप्पी दिया है तो ऑब्वियसली इट्स रिलीजिंग 6 एग्स. कितने रिलीज किए होंगे? Obviously it is releasing 6 eggs. ठीक है, इसलिए 6 eggs से 6 स्पर्म से फर्टिलाइज हुए और बना 6 जाइगोट जो 6 पपीज का बन गया, ठीक है. Okay, so that's all about this chapter. I hope you have understood all this and described किया all the things like pre-fertilization events, post-fertilization events, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, फिर कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, प्रेगनेंसी के चेंजेस थे, अल्टीमेटली पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन. एंड अगर आपको चीज समझ में आ गया, अगर आपको डायग्राम चीज आता है तो यू एक्सेस के क्वेश्चन आपने देखा जा रहा था वो डायग्राम वाले ही थे एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. बस यार चैप्टर को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, टाइम देके पढ़ना, एंड वंस यू कंप्लीट दिस आंसर द एक्सेस क्वेश्चन, ठीक है.